नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स में पूछे गए मैथ्स के सवाल। इन क्वेश्चंस को मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं चैप्टर वाइज। एक एक चैप्टर उठाते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रेशियो, एवरेज, इस टाइप से। जैसे ये सारे के सारे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, आपको वासु स्टडी IQ नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इनकी सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। आपका काम क्या होगा, आप ऐसा करेंगे, कुल मिलाकर के 18 शिफ्ट के अंदर SSC 2019 प्री कंडक्ट हुआ था। 3 मार्च को जैसे पहली शिफ्ट का पेपर आपने उठाया, 25 सवाल मैथ के हैं, तो एक टाइमर लगा लो। टाइमर लगा करके इन सवालों को करना है कि कितने जल्दी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक पेपर हुआ, उसके बाद 3 मार्च दूसरी शिफ्ट का पेपर, 3 मार्च तीसरी शिफ्ट का पेपर। इस हिसाब से आपको इन्हें डील करना है। प्लस में जो बच्चे प्री की एग्जाम दे चुके हैं या भविष्य में देने वाले हैं या मेंस देने वाले हैं, उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज हम ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री का जो लेवल था प्री के अंदर, आप कह सकते हो ठीक था। बहुत सारे चैप्टर जैसे अलजेब्रा हमने डिस्कस किया, ट्रिग्नोमेट्री हमने डिस्कस किया, तो वो आसान आसान से सवाल पूछे गए थे। लेकिन इन्होंने ज्योमेट्री का लेवल थोड़ा सा बूस्ट किया था, तो ये सारे के सारे सवाल 57 क्वेश्चंस हमें यहां पर डील करने हैं। अगर आप इनको अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो आपके अंदर एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इन सब की PDF आपको वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएंगी। वासु स्टडी IQ नाम से डाउट ग्रुप भी एक क्रिएट कर रखा है, तो वहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो पहला जो सवाल है, इसके अंदर इसने क्या कहा, देखो कि यदि A, B और C किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएं AB और AC वृत्त के केंद्र पर 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो BAC की वैल्यू क्या होगी। तो 2 कोण आपको गिवन है, AB और AC। तो यहां से हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं। ये हो गया सर्कल का सेंटर। एक कोड आपको मेंटेन करनी है AB, तो ये आपने AB ड्रॉ कर ली। एक कोड आपको मेंटेन करनी है जैसे AC, ये आपने ड्रॉ कर ली। अब इसने क्या कहा कि जो कोड AB है, AB सेंटर पर, ये इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर पर जो एंगल बना रही है, AB कोड सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो है 110 डिग्री का। ऐसे ही कोड AC, जीवा AC जो सेंटर पर एंगल बना रही है, उसकी वैल्यू है 130 डिग्री। हमसे यहां पर पूछा गया है कि एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी। ये कंप्लीट एंगल सोल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। 2 कॉमन मेथड तो ये है कि जैसे आपको पता है, ये सारी की सारी क्या है, रेडियस। OA बराबर OB बराबर OC। ये 110 है, 2 साइड इक्वल है। इस साइड के सामने का एंगल ये वाला पार्ट और इसके सामने का ये वाला पार्ट, दोनों इक्वल होंगे। बचा हुआ एंगल 70 होगा। 2 टुकड़े कर दोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 35 डिग्री, और ये भी 35 डिग्री। ऐसे ये 130 है, तो इन दोनों एंगल का सम है वो 50 बचेगा। तो ये वाला एंगल आपका 25 और ये वाला एंगल भी आपका 25। आपसे ये एंगल पूछ रहा था, तो 30 20 50 10 60 डिग्री आपका यहां से बन गया रिजल्ट। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि भाई ये कंप्लीट जो एंगल है, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। 130 110 पूरा 360 होगा। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको क्या दिखा, 240। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, 120 डिग्री। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना क्या कि B और C ने एंगल बनाया BOC 120 डिग्री। B और C सर्कमफेरेंस पर एंगल बना रही है BAC। तो यहां जो भी एंगल बनेगा उसका जस्ट डबल ये होता है, या यूं कह लो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका हाफ ये वाला होता है। तो ये 120 डिग्री है, तो यहां से सीधे सीधे आप लिख सकते हैं इसका रिजल्ट होगा 60 डिग्री। चलिए भाई सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज को रीड करो। अगर अटेम्प्ट कर सकते हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है। सवाल नंबर 2, और पुराने सेशन अगर आपने नहीं देखे हैं, कुल मिलाकर के अब तक अपने 80 सेशन हो चुके हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है हमेशा ही।
तो वहां से आप पीडीएफ पुराने वाली भी ले सकते हैं, वहां चैनल पर जाएं, वहां पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको पुराने वाली पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 2 में इसने क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी को, एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डी क्या कह रहा है, बीसी का मध्य बिंदु है और ई जो है आपका वो एबी का मिड पॉइंट है। ट्राइंगल बीडीई का एरिया क्या होगा? तो सबसे पहला काम, एक ट्राइंगल आपको बनाना है। ट्राइंगल आपने लिख दिया एबीसी। कोशिश करें कि सारा का सारा सवाल एक लैंग्वेज में रीड कर दे जाए, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सवाल का लेवल कैसा है। ये जैसे आप रीड करते हो तो आपको पता चलता है 2 मिड पॉइंट चूज किए, इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम काम करेगी यहां पर, जो कि सिमिलरिटी, समरूपता का आपका पार्ट होता है, तो सवाल इजी होगा। तो डी क्या बता रहा है भाई, बीसी का मिड पॉइंट, डी आपका बीसी का मिड पॉइंट, फिर ई आपका जो है वो एबी का यहां से मिड पॉइंट। अब आपसे क्या पूछा है कि भाई इस ट्राइंगल बीडीई का एरिया क्या होगा? जब भी आपको मिड पॉइंट पढ़ाई जाती है, मिड पॉइंट थ्योरम सिमिलरिटी का ही पार्ट होता है, दोनों ही साइड का मिड पॉइंट होता है, तो ये लाइन आपस में पैरेलल होती है। इस ट्राइंगल में ये साइड 1 और बड़े वाले ट्राइंगल में साइड 2। जब भी कभी 2 सिमिलर ट्राइंगल यहां से क्रिएट होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाई जाएगी एक एक चीज को ओपन करके बताया जाएगा। रीजन ये है, ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्योमेट्री ठीक होगी, मेंसुरेशन के कुछ पार्ट के अंदर जो टिपिकल होता है वहां पर आप में इंप्रूवमेंट होगा, और सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है आपका मेंस में मान लो चाहे प्री में मान लो, स्पेशली मेंस के अंदर आपका ज्योमेट्री का रहता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन को कंबाइंड करते हो तो लगभग 20-22% सवाल इन 2 चैप्टर से ही मेंस में पूछे जाते हैं। तो इसका एरिया 1 होगा, पूरे का 4 होगा, तो इसका एरिया 1, तो इसका कितना बचता है भाई 3। जिन बच्चों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी होगी उनको पता है कि ये सब लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे। अब देखना जरा, पूरे का एरिया 4 किसको बताता है, 44 को। किससे गुणा किया भाई, 11 से। आपसे क्या पूछ रहा है, इसका एरिया, इसको भी 11 से गुणा करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 11। असल में क्या करना था आपको, जस्ट एक डायग्राम बनाना था, डायग्राम बना लेते। अगर आपकी ठीक कमांड है, हालांकि आपको काम करवाया जाएगा इस चीज पर भी कि जो इजी सवाल है उनमें डायग्राम कैसे अवॉइड करें। सवाल सोल्व करने में टाइम नहीं लगता है, डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा आपका टाइम किल हो जाता है, तो ये सीधे सीधे सोल्व हो जाता। चलिए भाई, सवाल नंबर 3 अच्छा सवाल है, लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, और अगर सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो इन सेशंस को देखें, और जो सवाल आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उनका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या उनको मेंशन कर लें, तभी इंप्रूवमेंट होगा। रीजन ये है कि कुछ टिपिकल सवाल जैसे आप ढूंढते हैं, जैसे यही सवाल आप ढूंढेंगे तो प्रीवियस ईयर की या कोई भी आपके पास XYZ बुक है उसमें नहीं मिलता है, तो ऐसे ही सवाल आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो बेटर क्या रहेगा, पेपर से हमेशा गो थ्रू रहे। पेपर से जब आप गो थ्रू होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जाम में क्या तो पूछा जाता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कितना टाइम लगता है, कहां पर टाइम बचा सकते हो। चलिए अभी 3 नंबर में इसने क्या कहा कि ट्राइंगल एबीसी में AB और AC की वैल्यू सेम है, और AL BC के बिंदु L पर लंब है। फिर इसने ट्राइंगल DEF में कहा कि DE बराबर DF और DM जो है वो EF के बिंदु M पर परपेंडिकुलर है। तो यहां से देखो, इसने 2 आपको क्या दिए हैं, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल आपको दे दिया ABC, AB बराबर यहां पर AC है, और L आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एकदम मिड में जाएगा क्योंकि दोनों साइड आपकी सेम है, ये हो गई। और लास्ट में एरिया का रिलेशन भी दिया कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल दूसरा पार्ट DEF कर लेना, DEF का जो क्षेत्रफल है वो 25 है, इसका 9 है। तो दूसरा जो ट्राइंगल है वो इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। D बनाया आपने, E हो गया यहां पर, और ये आपका F हो गया। यहां भी ये दोनों साइड आपकी इक्वल है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसने, इसका नाम इसने दिया है DM। दोनों साइड इक्वल होती हैं तो एकदम मिड में जाता आपका। कहने का मतलब इस साइड के 2 बराबर हिस्से कर देता है। क्लियर? ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ये उन्हीं बच्चों के लिए जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि आपने एग्जाम दिया तो जाहिर सी बात है आपने पढ़कर ही एग्जाम दिया होगा।
पेपर के सॉल्यूशन देखने से आप ज्योमेट्री सीख नहीं सकते। हाँ, अगर आपने पहले कुछ देख रखा है, पहले से पढ़ रखा है, तो आपके अंदर फिनिशिंग अच्छी खासी आ जाती है। अब यहां से ऑब्जर्व करना, देखो जनरली इस सवाल में कोई भी हिंट नहीं दिया उसने। एक तरीके से देखें तो ऐसा लगता है ट्रायंगल सिमिलर है, नहीं, सिमिलरिटी का भी कोई खास इसके अंदर यूज नहीं होता है, कोई रोल नहीं है उस चीज का। इन डायग्राम को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि आपके ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, एटलीस्ट दो एंगल सेम हो। दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा सेम हो जाएगा। अब मान के देखो, जैसे ये साइड ये हो गई, यहां पर ये एंगल 40-40 या फिर यूं कह लो मैं जैसे 70-70 डिग्री के हैं, और इसके अंदर ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो ये एंगल यहां पर फिर थोड़े से बढ़ जाएंगे, 75-75 मान सकते हो। तो सिमिलरिटी का लॉजिक काम नहीं करता है। लेकिन आपको अगर ये सवाल सोल्व करना है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाई जाती है ज्योमेट्री में कि ट्रायंगल्स का या जो भी सवाल दे रखा है उसको मॉडिफाई करके भी सोल्व कर लेते हैं तो भी कैसे काम चल जाता है। स्पेशली ऐसे सवाल सीडीएस में पूछे जाते हैं, वहां पर अगर आपने मॉडिफिकेशन सीख रखा है तो आपके लिए चीजें आसान होती हैं। तो हमने क्या किया, इसको इसी पैटर्न पर क्रिएट किया जिससे कि ये सिमिलर हो जाए। ठीक है, इसका एरिया 9 है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 9 है और इस वाले ट्रायंगल का एरिया 25 है। जब भी कभी आप एरिया से साइड के अंदर आते हैं, सिमिलरिटी असल में आप ऑल ओवर कंक्लूजन निकाल के देखते हैं तो बैलेंसिंग ऑफ यूनिटी होता है कि जो यूनिट्स होती हैं आपकी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, उनको बैलेंस कर दो, वही आपका सिमिलरिटी है। अब एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको कोई लेंथ निकालनी है तो इसका आप अंडर रूट करोगे, तो इसका मतलब यहां से कोई भी लेंथ अगर काम में लोगे, अंडर रूट की वजह से 3 आ गई, यहां से 5 आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसकी जो लेंथ AL है इसको मैं मान सकता हूं 3x, और उस केस में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी भाई 5x। पूछा क्या है इसने, DM प्लस AL, DM प्लस AL दोनों का एडिशन करोगे 5 और 3 8x, अपॉन में DM में से AL लेस करोगे, 5x में से 3x लेस कर दिया 2x, तो यहां से जो रिजल्ट आपका वो क्या निकल के आ गया 4। मॉडिफिकेशन के बिना अगर सोल्व करोगे इस सवाल को, बिल्कुल ये सवाल टिपिकल होगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 4, और इसका ये फायदा होता है मॉडिफिकेशन का कि बाई चांस मान लो सवाल गलत भी है लेकिन आप उसको सोल्व करके ले गए, कोई समस्या पैदा नहीं होती है, चाहे वो लास्ट में जाकर फिर बोनस ही क्यों ना हो। ऐसा कई बार हो चुका है SSC के अंदर। तो मॉडिफिकेशन आपको सीखना पड़ता है, जो सबसे जरूरी बात है। चलिए भाई, सवाल नंबर 4 इंपोर्टेंट कंसीडर कर सकते हो। PQRS एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQ की वैल्यू x दे रखी है, QR की 16.8, RS की वैल्यू 14, PS की वैल्यू 25.2, PR जो है वो QS को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहां से हमने क्या लिया, एक सर्कल बनाया, एक हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल क्रिएट करेंगे, साइक्लिक है तो इस टाइप से, ये नाम दे दिया आपने P, Q, R और S, ये हो गया हमारा। अब मार्किंग कर लेते हैं। PQ की वैल्यू इसने आपको क्या कही, x है, QR की वैल्यू इसने आपको कही 16.8 है, फिर आगे RS की वैल्यू आपके पास 14 है और PS की वैल्यू 25 आपके पास 2 है। एक कंडीशन और दी है इसने आपको कि जो PR है वो QS को, ये आपका QS हो गया, ये आपका PR हो गया। PR क्या करेगा, QS को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये लो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो असल में देखा जाए तो यहां पर सिमिलरिटी अप्लाई होती है। सबसे सटीक और सबसे इजी जो तरीका होता है वो सिमिलरिटी अप्लाई करके किया जाता है। अब ध्यान क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो देखना जरा, अगर मैं यहां से देखना S और R ने SPR एंगल क्रिएट किया, इसे नाम अगर अल्फा देता हूं तो ऐसे ही SQR भी क्या होता है, एक ही साइड में क्रिएट हुए एंगल, तो ये भी सेम। और इस एंगल को अगर मैं थीटा नाम देता हूं तो इसका जस्ट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा। शीर्षाभिमुख कोण लिखा जा सकता है। 2 एंगल सेम हो गए, इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होता है, ऐसे ही ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होता है।
अगर ये प्रॉपर्टी आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप ये मार्किंग नहीं करते इस टाइप से, आपको पता है ये सिमिलरिटी यहां पर अप्लाई होगी और कैसे डील करना है। अब थोड़ा सा यहां पर गौर करना कि थीटा के जो सामने भुजा है वो कितनी है, 25.2। यहां पर थीटा के सामने जो भुजा है उसकी वैल्यू कितनी है, 16.8। तो यहां से आप क्या कर लो भाई, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे, 16.8 यहां से ये आ गया, ये पार्ट इससे कट गया, किससे काट सकते हो भी, 4 से, 6 बार काटा, 3 बार कट गया, फिर यहां से काटोगे 4 बार, 2 बार, 21 3 63 और 21 गुणा 2 42। तो आप कह सकते हो यहां पर जो भी साइड होंगी वो रेशियो में 3 चलेगी और इस ट्रायंगल की जो भी साइड होंगी वो रेशियो में 2 चलेंगी, लिखा जा सकता है। अब यहां से ऑब्जर्व करना, अल्फा के सामने की ये साइड कितनी होगी आपकी, 3x, और अल्फा के सामने की ये साइड कितनी होगी, 2x, लिखा जा सकता है। एक छोटी सी बात और थोड़ी सी आप ऑब्जर्व करो कि इस ट्रायंगल की ये साइड और यहां पर ये वाली साइड उसने ऑलरेडी आपको इक्वल बताई थी, 3x लिख सकते हो। अगेन मैंने आपको क्या कहा था कि ये दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर होते हैं। देखो कुछ बेसिक मैं साथ कवर करके चल रहा हूं, रीजन ये है कि अगर इतनी बातें मैं नहीं बताऊंगा, आपको इनकी प्रॉपर्टी नहीं पता है, सीधे एग्जाम अप्रोच पर अगर मैं ले गया तो बहुत सारे बच्चों की ये चीजें ऊपर से चली जाएंगी। ज्योमेट्री जब आपको पढ़ाई जाएगी तो सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, फिर आपको एग्जाम अप्रोच दी जाती है कि वहां पर आप मार्किंग नहीं करेंगे, वहां सवाल आपका यहां से स्टार्ट होता, ठीक है, और उसकी वजह से आप सीधे सीधे डील कर लेते। अब थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी काम करेगी, कैसे करेगी एक बार मैं बता देता हूं, देखना जरा, आर पी क्यू, इस एंगल को अगर आप बीटा कहते हैं तो आर एस क्यू, ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाता है, बीटा, लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, बीटा के सामने इस ट्रायंगल की साइड 2 है, बीटा के सामने इस ट्रायंगल की साइड 3 है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या मेंटेन रहेगा, 2:3, क्लियर है। तो इसका मतलब कंपैरिजन के अंदर इस एंगल के सामने अगर 14 है तो ये रेशियो में 2 को बताएगी, 2 14 है तो ये 3 को बताएगी, तो 3 से गुणा कर दोगे, 7 गुणा 3 21, क्लियर है। अब मैं कुछ चीजें हटा देता हूं कि एग्जाम में असल में देखा जाए तो इतना सारा झंझट नहीं किया जाता है। यहां पर क्या ज्योमेट्री आपको अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें देखो एग्जाम में क्या होता है, असल में देखा जाए ये रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू आसान है तो काम आसान हो जाएगा, वैल्यू टिपिकल है तो सोल्व करोगे। जैसे ही आप 3:2 यहां पर निकालते हो, वो का वो रिलेशन यहां पर आप अप्लाई करेंगे। ये साइड का रिलेशन उसने यहां दे रखा है, 2 14 को बताता है तो 3 किसको बताएगा, 7 गुणा किया तो ये सीधे सीधे 21 आ गया। एक डायग्राम बनाना था, एक ये लिखना था, अंदर वाली मार्किंग नहीं करनी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि आप एग्जाम हॉल में ट्राई नहीं कर सकते। अगर आपको सिमिलरिटी पढ़नी है तो कम से कम आपको सिमिलरिटी वाले पार्ट के ऊपर लगभग 50-60 सवाल आपको करने ही पड़ते हैं, और भी फिनिशिंग चाहिए तो अराउंड आपको 100 क्वेश्चन से गो थ्रू होना पड़ता है सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। अगर आप गो थ्रू नहीं होंगे फिर समस्या पैदा होगी। तो यहां सर्कल के अंदर भी सिमिलरिटी आपकी अप्लाई होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 5 ज्योमेट्री का ठीक लेवल था, ध्यान रखना इसी टाइप की ज्योमेट्री आपकी मेंस में भी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल नंबर 5, कई बच्चों का तो पेशेंस है, वो जवाब दे गया होगा। बाकी देखो ऐसा है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, तभी जाकर के बात बन जाती है। रिजल्ट आया क्या किसी का, देखना जरा। त्रिभुज एबीसी में क्या कहा, AB बराबर AC है, एंगल BAC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40 डिग्री एंगल B। इन सवालों में डायग्राम नहीं बनाने होते। ये ट्राइंगल आपका ABC, ABC, AB बराबर AC, इजी लैंग्वेज थी। एंगल A की वैल्यू BAC का मतलब ये 40 डिग्री, बचे हुए दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 40 डिग्री के अलावा दोनों का सम कितना बचा, 140, हाफ कर दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। जहां नीड नहीं है डायग्राम की वहां चक्कर में ही नहीं पड़ना आपको। चलो सवाल नंबर 6,
अब यहां पर एक अच्छी बात हमेशा समझना, जब भी कभी ज्योमेट्री के अंदर कोई सवाल है और उसमें इसने डायग्राम दे दिया, इसका मतलब आपकी किस्मत ठीक है, क्योंकि डायग्राम दे दिया। असल में देखा जाए तो 80% जहां आपका टाइम किल होता है, 70 to 80% कि लैंग्वेज पढ़ो, डायग्राम बनाओ, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो ये सवाल इजी में कंसीडर हो जाते हैं जब भी कभी आपके पास डायग्राम गिवन होते हैं। तो इसने क्या कहा, एपी जो है यहां पर वो एंगल बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजित करता है। एबी की वैल्यू 4 है, एसी की वैल्यू 6 है, बीपी की वैल्यू यहां पर 3 है, सीपी की वैल्यू। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि ए बी अपोन में बीपी, ए बी अपोन में बीपी, ए बी की वैल्यू 4 और बीपी की वैल्यू 3। यही रिलेशन राइट साइड में एसी अपॉन सीपी का भी होता है। कहां से निकल के आते हैं, सिमिलरिटी से। प्रूफ नहीं करके बताऊंगा, सिंपल सी प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की ये वाली। एसी की वैल्यू 6 हो गई, इसको आप क्या मान लो भाई, एक्स मान लो। 18 में 4 का डिवीजन किया, डिवीजन 4 बार चला गया, 16 20 में डिवीजन चला गया 5 बार। तो ये सवाल एकदम इजी कैटेगरी का था। रीजन सिर्फ इतना सा था कि इसने डायग्राम दे रखा है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में इसने फिर से आपको एक डायग्राम दिया, डायग्राम दे दिया, इसका मतलब ऑटोमेटिक सवाल आपका आसान हो गया। क्लियर। अब यहां से एक छोटी सी बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, जैसे P से टेंजेंट ड्रॉ की है, यहां से इसने A और B, ध्यान रखना ये डायग्राम एज इट इज नहीं बनाता, ये थोड़ा सा उलझा करके देता हमेशा ही, कि कई बच्चे तो इसी में दिमाग लगाएंगे, यार PA और PB लग तो नहीं रही है टेंजेंट जैसी। नहीं, उसने कह दिया मतलब टेंजेंट है। अब यहां से एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना कि जब भी कोई टेंजेंट जाती है, सेंटर से मिला देते हो ये एंगल 90 डिग्री, सेम टू सेम इस पॉइंट को इससे मिला देते हो 90 डिग्री। अगर आपने ये एंगल थीटा ले रखा है तो ये 90 90 180, टोटल 4 एंगल है क्वाड्रिलेटरल में, 360 सम होगा। इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 होगा। ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस आप थीटा लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि यहां पर सरकमफेरेंस पर ए बी सेंटर पर 180 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। सरकमफेरेंस या परिधि पर जो एंगल बनेगा वो इसका जस्ट हाफ होगा, हाफ कर दोगे तो 90 माइनस क्या लिखा जाएगा, थीटा बाई 2। ये गिनी चुनी 5 प्रॉपर्टी आपकी होती है एंगल से रिलेटेड। ये बच्चे को कोशिश यही की जाती है कि सीधे ध्यान रह जाए, क्योंकि रीजन ये है कि भाई इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट भी कुछ ऐसी है, सबके साथ मारामारी चल रही है, तो बेटर क्या रहेगा, अगर आपका किसी वजह से 10-15 सेकंड भी टाइम बचता है तो उस चीज को सीधे सीधे ध्यान रखो। हाँ, अगर फंस ही गए, भूल गए, तब क्या होगा, तब बिल्कुल आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। जैसे ये एंगल आपका 62 था, तो ये वाला एंगल निकालोगे तो 180 में से आप 62 को लेस करोगे, 60 चला गया 120, 2 चला गया 118, 118 का जस्ट हाफ 59। या फिर क्या कर सकते थे इस सवाल में, ये सब नहीं करना था, क्या करते भाई, 90 डिग्री में से थीटा बाई 2 को लेस कर देते। थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 31, तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाता 59 डिग्री। डायग्राम दे रखा था इसलिए सवाल एकदम आसान था। यही सवाल अगर लैंग्वेज में पूछता तो डायग्राम बनाते, उसमें आपका टाइम किल होता काफी सारा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, सबसे पहला काम है इसकी, आप लैंग्वेज को रीड करें। लैंग्वेज काफी बड़ी है इस सवाल की। देखना जरा, इसने क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए आपका 90 डिग्री है, एम जो है आपका वो बीसी का मिड पॉइंट है, मतलब हाइपोटेनस आपका बीसी हो गया, कर्ण बीसी है, और डी बीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि एडी परपेंडिकुलर बीसी। ए बी की वैल्यू 7 दे दी, ए सी की वैल्यू आपको 24 दे दी, ए डी रेशो ए एम आपको फाइंड करना है। तो देखना जरा, ए पर तो आपने बना लिया 90 डिग्री, ए और बी की वैल्यू इसने 7 दे दी, तो ए सी आप बना लो यहां पर 24, ये आपने ए सी बना लिया, ये हो गया, ये यहां से 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी भी 5-6 प्रॉपर्टी होती हैं जो बच्चे को सीधे सीधे आनी चाहिए। पहले ये सिखाया जाएगा आपको जब भी पढ़ाएंगे कि ये चीजें कहां से आई, इनको कैसे यूज करोगे। ए बी 7, ए सी आपका 24, यहां से आपने ये लिख लिया। अब देखना जरा, इसने क्या कहा, बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का जो एकदम मिड में जो पॉइंट आएगा, एकदम मिड में जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा आपका डी। फिर इसने क्या कहा कि बीसी पर एक बिंदु ऐसा,
देखो इसने क्या कहा, एम है आपका बीसी का मध्य बिंदु। फिर इसने अगली लैंग्वेज आपसे ये कही कि जो डी है वो बीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि एडी परपेंडिकुलर बीसी। एडी यहां से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, एडी है वो बीसी पर परपेंडिकुलर। ए एम रेशियो में आपसे क्या पूछा है, एडी, एडी वर्सेस ए एम का रिलेशन क्या होगा। देखो असल में देखा जाए जो ये मिड पॉइंट होता है, जब इसका आप सरकम सर्कल ड्रॉ करते हो, परिवृत्त ड्रॉ करते हो, तो ये रिप्रेजेंट करती है दूरी यहां से यहां वाली कैपिटल आर को। कैपिटल आर जो होता है असल में देखा जाए वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। क्लियर। एम इस सर्कल का सेंटर होता है, एम सी इक्वल्स टू में एम ए बराबर एम बी, सीधे सीधे आप लिख सकते हो। तो यहां से आपको सर्कल नहीं बनाना था, सीधे सीधे बात पता चलती है कि ये इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है परी के अंदर। परी त्रिज्या क्या होगी, कर्ण का हाफ, सरकम रेडियस आपकी हाइपोटेनस का हाफ। 7/24 की वजह से आपका हाइपोटेनस निकला कितना, 25, और 25 का हाफ कर देते ये। तो इसका मतलब ये कुछ भी नहीं करना था, डायग्राम आपने बना लिया, सर्कल नहीं बनाना था, कैपिटल आर मेंशन नहीं करनी थी, सीधे सीधे लिखा। अब एडी की वैल्यू भी आपको सीधे सिखाई जाती है कि 90 डिग्री से जब आप हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एरिया के कंपैरिजन से, एक बार के लिए मैं बता देता हूं कैसे निकालते हैं। एरिया इसका क्या निकालोगे, 7 गुणा में 24, और एरिया निकालने का एक तरीका है 1/2, यहां लिख देता हूं 1/2। इस बार आपने बेस क्या ले लिया, हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर ये वाला, तो इसको आपने नाम दे दिया एच का। तो ये पार्ट इस पार्ट से कट जाता है। असल में देखा जाए तो एच की वैल्यू बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखी जाती है, तो आप सीधे सीधे बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लिख सकते थे। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो देखना 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 4 56, 14 गुणा 2 28, 5 33, और यहां से कितना आ गया आपका 625। क्या नहीं करना था भाई आपको, एक तो ये रिलेशन नहीं निकालना होता है, ये पहले का काम है एग्जाम से। दूसरा आपको ये सर्कल बना करके नहीं देखना था, क्योंकि सबको पता होता है कि ये वाली चीज क्या है आपकी कैपिटल आर। एक डायग्राम बनाना था, और डायग्राम के बाद आप सीधे सीधे ये वाला रिलेशन लिख सकते थे। तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता, डी। चलिए भाई सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लैंग्वेज को रीड करो, लैंग्वेज काफी बड़ी है इस सवाल की भी। देखना इसने क्या कहा, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी की वैल्यू 68 है, सी की वैल्यू 32 डिग्री है। ए बी और ए सी क्रम से बिंदु डी और ई तक बढ़ाए जाते हैं। फिर एंगल डी बी सी और बी सी ई के द्विभाजक बिंदु एफ पर बनते हैं। बी एफ सी की वैल्यू क्या होती है। असल में देखा जाए तो आपको पढ़ने पड़ते हैं 5 सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्स सेंटर। यहां पर जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो उसे एक्स सेंटर या फिर बाह्य केंद्र कहा जाता है। क्या पढ़ते हैं, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, और इसके बाद आपका बाह्य केंद्र। ये 5 सेंटर पर आप सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इन 5 को ही अलग से इक्विलेटरल के साथ पढ़ा जाता है और अलग से राइट एंगल ट्राइंगल के साथ पढ़ा जाता है। इतना काम आप कर लेते हैं तो इसका मतलब सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स पर बेस्ड जो सवाल अगर सीधे सीधे आते हैं तो इनको आप विदाउट डायग्राम भी सोल्व कर सकते हैं, और अदरवाइज ये सवाल तो सीधे सीधे सोल्व होने ही है। तो यहां से एक तरीका तो ये था भाई, आप अज्यूम कर सकते थे कि ट्राइंगल एबीसी बनाए आपने, ए बी और सी, बी को बढ़ा रहा है, यहां से सी को बढ़ा रहा है। बी की वैल्यू आपके पास 68 डिग्री है, सी की वैल्यू आपके पास 32 है, 68 और 32 को जोड़ा 100, ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 80 डिग्री। क्लियर है। बी को बढ़ाया, सी को बढ़ाया, इनके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिए, बाहर मिले एक्स सेंटर, तो यहां जो एंगल बनता है वो लिखा जाता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो सीधे सीधे ये सवाल वर्बली हो सकता था। बाकी आप चाहो कुछ देखो, कुछ चीजें इतनी आसान है ज्योमेट्री में, उन पर पहले ही आप अगर कमांड करके रखें तो आपको डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या डायग्राम बनाओगे, फिर इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहां से आप लोगे, 2 बराबर हिस्सों में डिवीजन करोगे। ये एकदम इजी लैंग्वेज होती है।
अगर ये एंगल आपका थीटा है तो इसको लिखा जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। मेरे हिसाब से इस सवाल का सॉल्यूशन एग्जाम में इतना ही बनता है, या फिर चाहो तो इस सवाल को आप वर्बली कर सकते हो, क्योंकि ये मान के चलो ज्योमेट्री का 50% पार्ट ऐसा है जिसकी लैंग्वेज सटीक होती है। हाँ, आपने ये आदत ही डाल ली है कि कोई भी सवाल आएगा डायग्राम सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर दूसरी लाइन, फिर डायग्राम, फिर लास्ट में मैच नहीं किया तो फिर से डायग्राम को मिटा करके फिर से बनाएंगे। नहीं, 50% सवाल ऐसे हो सकते हैं अगर आप ठीक ठाक मेहनत कर ले जाएं, जिससे आप डायग्राम अवॉइड कर सकते हैं। असल में देखा जाए तो इसको बनाने में ही आपकी 20 से 25 सेकंड चले जाते हैं, और जबकि आप सीधे सीधे सोल्व करते, सोल्व होने में तो उतना टाइम लगेगा ही लगेगा, चलो भाई 5-7 सेकंड लगे सोल्व करने में, लेकिन अनवांटेड टाइम आपका यहां पर किल हो गया। तो ये बचाना अपना प्राइम उद्देश्य रहेगा। सवाल नंबर 10, पेशेंस के साथ इनको देखते जाओ, मेहनत करोगे हर चीज सीखी जा सकती है मेहनत से। 10 नंबर की लैंग्वेज को रीड करो भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जैसा सवाल हमने पीछे किया था सेम टू सेम वैसा का वैसा ही ये वाला सवाल भी है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10, पीछे इस सवाल को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखना जरा इसने क्या कहा कि एबीसीडी एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर आपका AB, BC, CD और AD ये वाली वैल्यू दे रखी है। ACBD को देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको ये उसने कह दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जरूरी नहीं है कि आप सर्कल बनाओगे तो ही सवाल सोल्व होगा। छोटी छोटी चीजों पर काम करें। यहां से हो सकता है एक आपको व्यू इतना तो मिल जाए कि कैसे पढ़ा जाता है ज्योमेट्री को। BC की वैल्यू x, CD की वैल्यू हमारे पास 11 है, AD की वैल्यू हमारे पास 19.8 है। क्लियर है। फिर इसने क्या कहा, ACBD को बिंदु O पर द्विभाजित करता है, ये आपका हो गया AC, और BD के ये यहां पर क्या कर देगा, बिंदु O पर 2 टुकड़े कर देगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये चारों के चारों बिंदु आपके सर्कल पर होते हैं। सेम टू सेम वही CD अगर इस एंगल पर अल्फा बनाता है तो ये भी एंगल आपका अल्फा हो जाता है। ऐसे ही अगर आप यहां से मेजर करना स्टार्ट करें, जैसे आप इस एंगल को मेजर करने की कोशिश करें, किसकी वजह से करें, BC की वजह से, तो BC की वजह से ये जो एंगल बनेगा ये इसके बराबर बनता है। ऐसे AD की वजह से ये एंगल बनता है, ये वाला आपका इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रिलेशन होते हैं। जैसे इसकी मार्किंग अगर आप बीटा करेंगे तो इस वाले की मार्किंग भी आपकी बीटा हो जाएगी। क्लियर है। इसको अगर आप गामा का नाम देंगे तो इसको भी गामा का नाम दिया जाएगा। ये चीजें मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं। असल में देखा जाए तो आपको रिलेशन लेना है इसका और इसका, कि किस रेशियो में ये बात आपकी चल रही है। तो इन दोनों के पॉइंट अगर गायब करने हैं तो इसका मतलब इसको और इसको 10 से गुणा कर दो, कर लिया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो चाहिए हमें। 11 से कट रहा होगा तो ये वाली बात 10 बार कटी, 1 और 5 बार कटी, फिर से इसको काट दोगे 2 और 3 बार काटा जा सकता है। अब इस साइड की जो वैल्यू है यहां पर इस ट्राइंगल में वो क्या है, 3, और इस ट्राइंगल में इस साइड की जो वैल्यू है वो वाली क्या है, 2, और ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के आपके सिमिलर चलते हैं। अब दूसरा अगर आप रिलेशन लिखना चाहो तो यहां पर देखना, गामा के सामने की साइड 3 हो गई, इसमें गामा के सामने की साइड कितनी होगी, 2, लिखा जा सकता है। ऐसे ही इसमें बीटा के सामने की साइड 3 होगी, इसमें बीटा के सामने की साइड 2 होगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थीटा के सामने ये साइड है, यहां थीटा मानोगे तो उसके सामने साइड x है। 3 आपका इसको बताता है, तो यहां से आपको 2 का रिलेशन निकालना होता है। अगर पिछले वाला आपने सवाल ठीक ठाक समझ रखा है तो मेरे हिसाब से एक रेशियो निकालते, किसी भी एंगल की मार्किंग नहीं करनी है। रीजन ये है कि भाई मैंने आपको ज्योमेट्री अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो हो सकता है आपने पता नहीं किस नजरिए से चीजों को पढ़ रखा है। बाकी मैं ये सीधे सीधे इस बात को प्रीफर करता हूं, 2:3। 3 का कंपैरिजन किया तो डिवीजन कर दो भाई, किससे गुणा किया आपने, 3 को डिवीजन किया तो 6.6 से, और ये वैल्यू चाहिए इसका जस्ट डबल कर दोगे तो x की वैल्यू यहां से 12 और 13 13.2 आ जाएगी। और ये जो बीच में जितनी भी हम कलाकारी दिखा रहे हैं, असल में देखा जाए तो एंगल्स से रिलेटेड किसी भी बात को डील नहीं करना है। इन दोनों का सीधे सीधे रिलेशन लेते, उसको यहां पर आप मैच करवाते ही आपको पता चल जाता कि भाई हाँ ये इसका रिजल्ट होगा। चलिए भाई पिछला सवाल देख लें, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताया था। सवाल नंबर 11,
लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 11। और ज्योमेट्री सीखने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, और ये मान के चलो ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो मान सकते हैं आपकी समझने और समझाने दोनों ही लायक है, कि टीचर के पास भी यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशंस होती हैं जिनमें बच्चे को समझाना होता है, और बच्चे को भी इसमें काफी सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं जिससे कि ये सारी की सारी चीजें आपकी इजी वे में समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लैंग्वेज को देखना जरा। क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC की वैल्यू जो है वो सेम है। B से होकर के एक सर्कल ड्रॉ किया है। AC को बिंदु T पर टच करेगा, मतलब AC को टच करना है, B से पास भी करना है। AB को बिंदु P पर काटता है। यदि DAC का मध्य बिंदु है तो देखना जरा क्या कर सकते हो भाई। एक आपके पास ट्राइंगल है ABC, AB बराबर AC है। B से एक सर्कल भी ड्रॉ करना है और वो इसके मिड पॉइंट पर, ये एकदम मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू x/2, पूरे की वैल्यू x/2 मानोगे, सॉरी पूरे की वैल्यू x मानोगे, x/2 यहां पर ये टच करेगा। B से भी इसे क्या है, पास होना है। B से भी आप इसे पास कर दो। AB को कहां कट कर रहा था, P पर, और ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो गई 2.5। अगर आपने ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई x, क्योंकि AB बराबर AC था। अगर आपने कोड की एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी है टेंजेंट के साथ, तो उसमें आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि ये टेंजेंट है तो AT का स्क्वायर लिखा जाता है AP इंटू में AP, ये रिलेशन होता है। तो इसका मतलब यहां से 2.5, 5/2 को आप x से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, AT का स्क्वायर, x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, सॉरी x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, x से x कट गया। यहां से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये वाला कैंसिल आउट हो गया, 4 इधर आएगा, 20/2, तो रिजल्ट क्या हो गया आपका, x की वैल्यू 10। AB आपका क्या था x, तो सीधे सीधे सोल्व हो गया। तो ये आसान सी प्रॉपर्टी थी यहां पर कोड की। चलिए भाई सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। लैंग्वेज को रीड करो, लैंग्वेज काफी बड़ी है इस सवाल की भी। और आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं दिया, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेंस भी देने वाले हैं, तो आपको काफी कुछ यहां पर नया सीखने को मिलता है। चलिए भाई 12 नंबर में इसने क्या कहा कि PRT केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। PRT R पॉइंट के ऊपर टच करेगी, PT आपकी टेंजेंट है। वृत्त के व्यास SQ को स्पर्श रेखा के बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। SQ का मतलब S से Q तक जाएंगे और उसको आगे बढ़ा देंगे। फिर इसने क्या कहा कि QR को मिला दिया जाता है यदि QRP कुछ एंगल्स दे रखे हैं। देखो सीधी सीधी बात क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ये आपने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल, इसकी आपको एक ड्रॉ करनी है क्या, टेंजेंट, ठीक है। R पॉइंट के ऊपर P मान लो, हम लोग इस साइड में मान लेते हैं, तो PRT आपकी हो गई यहां से टेंजेंट। वृत्त के व्यास SQ को, तो SQ को टच किससे करना, इससे। अब इसने कहा क्या, वो लैंग्वेज देखना, SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर, S से Q पर जाओगे, S और Q आपका डायमीटर हो गया, इसको आगे बढ़ा दोगे डायमीटर, ये इसका हो गया सेंटर। अब इसने आगे क्या कहा कि QR को मिला दिया जाता है, Q और R को यहां से मिला दिया जाता है, QR को आप मिला दो, ये काम भी हो गया। अब इसने एंगल का नाम दिया कि QRP। QRP इस एंगल की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 28 डिग्री लिखा जा सकता है। आपसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, SPR की। कहने का मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखो इसको सोल्व करने का सीधा सटीक तरीका है, डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। ये आपने यहां पर मॉडिफाई कर दिया। अब देखना जरा, डायमीटर जो आपका होता है वो सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। एक तो बात यहां से तय हो गई। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी को पढ़ा जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये सर्कल के अंदर एंगल्स पर जो ढंग के सवाल बनते हैं उनमें काम आती है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें होगा एक सर्कल आपको दिखेगा,
सर्कल की सरकमफेरेंस पर एक आपको ट्राइंगल दिखेगा। ट्राइंगल का कोई एक वर्टेक्स होगा जहां से आपकी टेंजेंट जा रही होगी। तो इसका मतलब सर्कल आपको दिख रहा है, QRS आपको ट्राइंगल दिख रहा है, PRT आपको टेंजेंट दिख रही है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि ये जो सर्कल, ये एंगल बनेगा, ये इसके बराबर होगा। और ये वाला जो एंगल अगर हम लिखना चाहें अल्फा, तो इस एंगल को भी अल्फा नाम दिया जाएगा। हालांकि हमें अल्फा की नीड नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सर्कल के अंदर एंगल से रिलेटेड अगर कोई ढंग का सवाल बनाता है उसमें यूज करता है। इस सवाल में इसने यूज कर रखा है। तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हैं भाई, ये 28 है तो ये 28 हो गया। अब एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करना कि ट्राइंगल PSR में इसकी वैल्यू चाहिए। इन दो एंगल का, इसका और इस एंगल का अगर आप सम देखते हैं तो देखना 28, 28, 56, 56 प्लस क्या हो गया 90। अब आप सीधे सीधे क्या कह सकते हो भाई, 180 डिग्री में से ये 56 और 90 लेस कर दो। 180 में से 90 चला गया, 90 बचा। 90 में से आप 56 लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये एंगल 34 डिग्री। अगर आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है तो ये सवाल तुरंत सोल्व हो जाता है। अदरवाइज इसी के अंदर क्या होगा, इस सेंटर के साथ इस बात को और मिलाया जाता है, आपका टाइम किल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ये आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। लैंग्वेज इसकी भी काफी बड़ी है। लैंग्वेज को रीड करो आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13। लैंग्वेज को रीड करो। अगर अटेम्प्ट ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या कहा कि किसी त्रिभुज PQR में एंगल Q की वैल्यू आपको 85 दे रखी है, R की भी दे रखी है 65। 8, 6, 40, 150। बचा हुआ एंगल P आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का। S और T क्रम से PQ और PR पर स्थित हैं, जहां एंगल STR की वैल्यु 95 डिग्री है। QR और ST का जो अनुपात है वो 9:5 है। PQ की आपसे वैल्यू पूछी, PQ की वैल्यू 21.6 है। PT की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ट्राइंगल PQR बना रहे हो तो ऐसा कर सकते हो कि ये आपने बनाया ट्राइंगल, ये लगभग 85 क्रिएट करना है Q के ऊपर, ये आपके पास हो गया P, और इस एंगल को लगभग 65 डिग्री मेंटेन करना है, तो ये आपका हो गया R। 80, 8, 6, 14, 150। तो ये एंगल अगर नीड हुई तो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। फिर देखना बिंदु S और T क्रम से PQ और PR पर स्थित है। PQ के ऊपर आपके पास क्या स्थित है, S, और PR के ऊपर आपके पास मान लो क्या स्थित है, आपका T। लिखा जा सकता है। अब इसने वैल्यू आपको क्या दी, यहां पर STR की जो वैल्यू है, STR की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 95 डिग्री। 95 डिग्री लिखा जा सकता है। QR और ST का जो रेशियो है, QR और जो ST है, इसका रिलेशन क्या दे रखा है, ये 9 रेशियो में है, और ये वाला आपका 5। फिर इसने आगे आपको एक बात और कही कि जो PQ की वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी है, 21.6। क्लियर है। आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है, PT की। ये सवाल सिमिलरिटी का है। SSC ने इस पैटर्न पर कई सारे सवाल प्री और मेंस में कई बार पूछ रखे हैं। CDS में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, CHSL में भी ये सवाल आपको मिलेंगे, कॉमन है। रीजन क्या है, सिमिलरिटी जब पढ़ाई जाती है तब आपको अवेयर किया जाता है कि कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखोगे तो बातें पकड़ में आ जाएंगी। या तो 2 पैरेलल लाइन दे देगा, वहां पर सिमिलरिटी पकड़ में आ जाती है, या फिर ऐसा पैटर्न। अब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, तो देखना ये एंगल 30 डिग्री है, ये किसका पार्ट है, छोटे वाले का भी है और ये बड़े वाले का भी है। लिखा जा सकता है। 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, एटलीस्ट उनमें आपको 2 एंगल सेम मिल गए। तो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में 30 डिग्री तो सेम मिला। अब गौर करना जरा, ये एंगल कितना होगा, ये 95 है, दोनों मिलाकर 180, तो इसका मतलब ये 85 डिग्री हो गया। तो बचा हुआ एंगल आपका ये क्या होगा, 65। अब देखना जरा, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर। सिमिलरिटी में ध्यान क्या रखा जाता है, एंगल्स जो होते हैं उनके सामने की साइड का रेशियो लेते हो। तो देखना जरा, इसका और इसका रेशियो 5:9 दे दिया, तो इसका मतलब 30 डिग्री के सामने इसमें ये भुजा, इसमें ये भुजा। छोटे ट्राइंगल में 5, बड़े में 9, किसके सामने, 30 डिग्री के।
65 डिग्री के सामने छोटे ट्राइंगल में क्वेश्चन मार्क और बड़े वाले ट्राइंगल में वैल्यू कितनी दे रखी है 21.6। देखना जरा, ये इससे कटेगा 9 2 18, 9 4 36, 24 गुणा 5 120, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 12। ये हमारा हो गया यहां पर रिजल्ट। तो जिस बच्चे को ये पता है कि ये सवाल सिमिलरिटी से होगा, डायग्राम देखते ही पता चल जाता है, क्योंकि सिमिलरिटी की शुरुआत जब की जाती है तभी तो मैं आपको कह रहा था कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पर एटलीस्ट बच्चा अगर 100 सवाल कर ले तो उसमें उसकी स्पीड भी आ जाती है, उसकी फिनिशिंग भी आ जाती है। हालांकि कॉन्सेप्ट आपको सीखने 40-50 सवालों में सारी चीजें सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको फिनिशिंग चाहिए इन दोनों चीजों पर तो आपको एटलीस्ट 100 सवाल से गो थ्रू होना पड़ता है। चलिए भाई, सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहला काम है इसकी लैंग्वेज को रीड करो। इसकी भी लैंग्वेज काफी बड़ी है, एटलीस्ट इतना तो काम कर सकते हैं कि एक लैंग्वेज मैं आपको रीड करके बता देता हूं। आप अपनी तरफ से भी प्रयास करें कि सीधे सीधे इसकी लैंग्वेज को रीड कर ले जाएं। तो देखना जरा, इस सवाल में इसने क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और बीसी के ऊपर कोई बिंदु है पर्टिकुलर, ठीक है। और क्या कहा, डीई एबी के पैरेलल है। फिर क्या कहा इसने, एफ जो है वो सी पर एक बिंदु है, डीएफ को एई के पैरेलल बताया, सीई की वैल्यू और सीएफ की वैल्यू दी, बीसी की वैल्यू पूछी। क्या करो भाई, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल क्या बनाया आपने, एबीसी। अब इसने क्या कहा, डी और ई जो बिंदु है क्रमशः एसी और बीसी पर है। डी और ई क्या है, एसी के ऊपर तो डी है और बीसी के ऊपर आपका बिंदु क्या है, ई, लिखा जा सकता है। अब इसने क्या कहा कि जो डीई है आपका और जो एबी है वो, एक मिनट, ये बिंदु हो गए, चलो डीई को पैरेलल बताया गया है एपी के। ये क्या गड़बड़ की भाई हमने, देखना जरा, एसी के ऊपर हमारा यहां पर बिंदु हो गया डी, अच्छा बीसी के ऊपर बिंदु है, ओके। देखो लाइन भी पैरेलल ड्रॉ कर दो, ये बिंदु हमारा ई हो गया। तो इसने क्या कहा था कि ये पार्ट इसके सिमिलर होते ही छोटा ट्राइंगल बड़े के सिमिलर हो जाएगा, पैरेलल होते ही। फिर इसने आगे एक बात और कही, क्या कि F जो है वो CE पर एक बिंदु है, F CE पर आप एक बिंदु मानोगे, और एक रिलेशन और दिया कि DF AE के पैरेलल है। ये लाइन और आपकी ये लाइन, ये आपस में अगेन क्या है भाई, पैरेलल। क्लियर है। तो इसमें भी क्या होगा, छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हो जाता है। अब थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। इसने वैल्यू CF की कितनी दी है, 2.5। क्लियर। C से E तक की जो वैल्यू दे रखी है इसने, वो कितनी दे रखी है, यहां पर हमें 6। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करके आपको समझाता हूं। इस लाइन को एक बार मैं हटा दूं, इस वाले पार्ट को एक बार के लिए हटा देते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है। एक मिनट, ये वाला पार्ट नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि दो वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है। देखना, ये 2.5 है, ये आपकी 6 है, ये वाली वैल्यू कितनी बचेगी भी, 3.5। अगर इसका और इसका आप रेशियो लेते हो तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से काटोगे 5 और ये 7। तो इसी के सामने, क्योंकि रीजन क्या था, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है, तो ये और ये जो रेशियो सेम टू सेम यहां पर मेंटेन होगा। ये रेशियो 5 हो जाएगा और यहां पर ये रेशियो 7 हो जाएगा। इसका तो काम इतना सा ही था। अब दूसरे वाली बात पर आ जाओ। दूसरे वाली बात क्या है, ये वाली, इसको भी हटा दिया जाता है। दो से ट्राइंगल अलग अलग बने हैं, अलग अलग तरीके से, 2 बार सिमिलरिटी। अब देखना, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब सिमिलरिटी में इस साइड का जो रेशियो है वही रेशियो इधर मेंटेन होगा। तो यहां पर 5 है तो ये लाइन रेशियो में 5 को बताएगी, ये 7 है तो ये लाइन भी रेशियो में 7 को बताएगी। ये किसको, 5 को। अब देखना आपको चाहिए क्या भाई, BC। 5 रेशियो में किसको बताता है, 6 सेंटीमीटर को। एक रेशियो में किसको बताएगा भाई, 6/5 को। आपको पूरी लेंथ चाहिए, रेशियो में कितनी है, 12। 12 गुणा 6 72। 72 में आप 5 का डिवीजन करोगे 14, 70 हो गया। फिर आगे डिवीजन करोगे 14.4। ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, डबल सिमिलरिटी लगती है इसके अंदर। पहले वाले में क्या होता है, 2 साइड आपके पास यहां दी होती है, तो इनकी वजह से ये रेशियो आप निकाल के लाते हो, फिर बाकी पार्ट भूल जाते हो, फिर यही रिलेशन आपको एज इट इज यहां अप्लाई करना होता है। तो सवाल का जो लेवल है वो आसान होता है। चलिए भाई, 15 नंबर का जो सवाल हमारा उसको देखना, क्वेश्चन नंबर 15। लैंग्वेज को रीड करें।
और एटलीस्ट उतना पेशेंस तो आप भी रखें इन सवालों को सोल्व करने में जितना मैं रख रहा हूं। बिल्कुल ज्योमेट्री ऐसा है कि समझ में आने लग जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब समझ नहीं आता तो इसका मतलब इससे टॉर्चर कोई पार्ट हो नहीं सकता आपकी मैथ्स का। एक सर्कल की दो कोर्स दे रखी हैं आपको, ए बी और सी डी। इनको बढ़ाया जाता है, वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं। तो डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, एक पॉइंट है जिस पर ये मिलेंगे। किसको बढ़ाया, ए बी को। ये ए है, ये बी है, ए से बी में गए, बी को आगे बढ़ा दिया। फिर सी डी को बढ़ाया, सी से डी पर गए, डी को पी तक ले गए। ठीक है। अगर ये कहता है डीसी को बढ़ाया तो डी यहां लिखते, सी यहां लिखते, डी से सी पर गए, उसको बढ़ा दिया, मतलब आगे की तरफ। तो एक तो ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। ए बी की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, बीपी की वैल्यू आपको 4.2 दे रखी है, इसके अलावा पीडी की वैल्यू आपको 2.8 दे रखी है। इस वैल्यू को आप सीडी को मान लो एक्स, ये आपसे पूछी गई है। कोड की सिंपल सी प्रॉपर्टी है, क्या करते हो भाई, इसको इससे गुणा करते हो। तो 4.2 को आप गुणा करोगे किससे, 7 4 11, 11.2 से। सेम वही पैटर्न, इसको आप इस पूरी लेंथ से गुणा करोगे तो ये कितना है, 2.8, और इनटू में x प्लस 2.8। सोल्व करें, पॉइंट से पॉइंट काट दो, 28 गुणा 2 56, 56 गुणा 2 104, सॉरी 56 गुणा 2 112। आगे इस रिलेशन को सोल्व करोगे तो देखना जरा, 4 गुणा 4 16.8 में से 2.8 चला गया तो 14 आपका क्या आ गया, रिजल्ट। ये सवाल एकदम इजी कैटेगरी का होता है, तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। सवाल नंबर 16, लैंग्वेज को रीड करो, सबसे जरूरी काम, और पेशेंस बना करके रखें। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चैप्टर स्टार्ट करो, पुराना मेथड ठीक था। देखो ऐसा है, सीजीएल 2019 के पेपर्स करवाने स्टार्ट कर दी, इसका मतलब इनको बीच में मैं ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे कुछ बच्चे, चलो कुछ तो ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चैप्टर पढ़ना होता है कि भाई कैसे भी करके एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर होते हैं, बस हो गया अपना मैथ्स। कुछ तो ऐसे बच्चे होते होंगे जिनको सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ना होता है, और वो कब पढ़ा जा सकता है। अब यहां पर आप चाहो तो इजी सवालों से डील कर लो ज्योमेट्री के नाम पर, आप भी खुश हो जाओगे कि भाई बड़ा आसान काम है, ज्योमेट्री कर देंगे। एग्जाम में गए, प्रीलिम्स के अंदर आपने देखा सवाल हिल ही नहीं रहे, तो ऐसी तैयारी का क्या फायदा। अगर खुद को सांत्वना ही आपको देनी है तो फिर इतना टाइम भी क्यों किल कर रहे हो। मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर सिलेक्शन होता है। तो इसलिए जो चीज मैंने अपनी तरफ से स्टार्ट कर ली है, क्योंकि बच्चों का क्या है कि मान नहीं सकते हर बच्चे की बात। कोई कहता है टाइम एंड वर्क पढ़ा दो, कोई कहता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, कोई कहता है डीआई, कोई प्रोबेबिलिटी, सबकी अलग अलग डिमांड है। तो इसका मतलब आपकी डिमांड्स तो सेम है नहीं, आपको तो पता भी नहीं चल रहा है कि असल में क्या पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इन चीजों को आप ब्रेक कर दो, ऐसा करो, बंद करो और चैप्टर स्टार्ट कर दो। भाई क्यों करने, आपको कहा था कि प्रीलिम्स के सारे सवाल करवाए जाएंगे, और कोई पर्टिकुलर पार्ट ऐसा लगता है मेरे को जैसे मिक्सचर के 2-3 सवाल ही पूछे गए थे, तो वो करवाने की नीड नहीं है, हर पेपर में नहीं आया था। तो कुछ पार्ट वही छोड़ा जाएगा जिसके अंदर हमें नीड होगी। जैसे बोर्ड मास के सवाल ना करवा करके बोर्ड मास चैप्टर के साथ मैं सारी की सारी चीजों को कवर करवा दूंगा, क्योंकि वही एग्जाम्पल हमें वहां पर भी काम में लेने होते हैं। तो अपना पेशेंस बना के रखें, क्योंकि ये भागदौड़ से कुछ नहीं होगा। शांति से बैठ के 5-6 महीने मैथ्स पढ़ लो, अच्छा खासा आपका लेवल बूस्ट हो जाएगा। बाकी आपके जितने भी डाउट्स होते हैं डाउट ग्रुप पर, उनका मैं रिप्लाई भी करता रहता हूं। 16 नंबर में देखना, एक वृत्त की जो जीवा है ए बी और सी डी बिंदु ई पर एक दूसरे को काटती हैं। अब ये भी इजी सा ही पार्ट होता है, ये सर्कल है, इसकी 2 कोड है आपके पास, एक दूसरे को कट कर रही है। मार्किंग कर दो भाई ए बी और सी डी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसको कहां लिख रहे हो, ये ई हो गया। ए से ई तक की वैल्यू इसने ये वाली वैल्यू 12 दे रखी है, बी से ई तक की जो वैल्यू है वो आपकी 20.25 दे रखी है। फिर सी से ई तक की वैल्यू 3 इंटू में डी। तो यहां पर आप लिख सकते हो, देखो डी ई की वैल्यू अगर आप x मानते हैं, डी से ई तक की वैल्यू x मानते हैं, डी की जगह x लिख दोगे, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x। यही बात आपसे पूछ रहा है कि 3x की वैल्यू क्या होगी। इससे नकली सवाल मेरे हिसाब से नहीं होता है। कोड की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। कहां से आता है, ये भी रिजल्ट सिमिलरिटी से। इन दोनों का गुणा किया, 3x स्क्वायर आ गया, इधर लिखोगे तो 12 गुणा में 20.25 ये आपने लिखा, 3 से काटा आपने 4 बार। तो देखना जरा,
25 गुणा में 4 100, 20 गुणा 4 80 और 1 81। एक्स स्क्वायर बराबर 81। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 9। आपसे क्या पूछ रहा है 3x की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 27। ये एकदम इजी कैटेगरी का सवाल होता है। ऐसे सवालों में आप चाहो तो डायग्राम को अवॉइड कर सकते हो। जब चैप्टर में ये सवाल चलेंगे तो बिल्कुल आपको डायग्राम भी अवॉइड करवाए जाएंगे कि 50% जो सवाल है उनमें आप डायग्राम अवॉइड कर सकते हो। चलो भाई, सवाल नंबर 17। सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, रीजन क्या है, टोटल हमें 57 सवाल डिस्कस करने हैं, तो 3 पार्ट में 19 19 19 के हिसाब से डील करेंगे। देखना जरा, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी की वैल्यू 72, सी की वैल्यू आपको 44 दे रखी है, बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। फिर इसने क्या कहा, एंगल बी और एंगल ए सी डी के द्विभाजक ई पर आपको मिलते हैं। एंगल बी ई सी की वैल्यू असल में देखा जाए तो ये एंगल ए का हाफ होती है। जब भी एंगल बाइसेक्टर आपको पढ़ाए जाते हैं तो एंगल बाइसेक्टर की खुद की प्रॉपर्टी, रेशो में, एरिया में रिलेशन। फिर इंटीरियर की कटिंग पढ़ाई जाती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर की कटिंग पढ़ाई जाती है, एक्सटीरियर की कटिंग। तो यहां पर सीधे सीधे रिजल्ट आते हैं 90 + a/2, 90 - a/2 एंगल a/2, और इंटीरियर परपेंडिकुलर आपको दे दे तो मोड ऑफ b - c/2। ये कुछ गिने चुने रिजल्ट्स होते हैं। तो ये इसका फायदा ये होता है कि प्रॉपर्टी को प्रॉपर मैनर में देख रखा है तो आप सीधे सीधे रिजल्ट की तरफ मूव कर सकते हो, आपको डायग्राम की नीड नहीं होती। अगर आप इस सवाल का बिना देखे भी डायग्राम बनाएंगे तो इस पैटर्न का ये आपका डायग्राम बनेगा। क्यों, ए आपने लिया यहां पर, फिर आपके पास बी हो गया, ये सी हो गया, फिर इसने बीसी को डी तक बढ़ाया था, फिर इसने देखो क्या कहा, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ये क्रिएट हो गया, एंगल एसीडी का एंगल बाइसेक्टर आपका ये वाला क्रिएट हो गया, ई पर मिला। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल हमेशा θ/2 निकल के आता है। सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, पढ़ाया जाएगा तब ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन की जाएगी। आप एग्जाम में क्या कर सकते थे, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना, डायग्राम अवॉइड कैसे करते हैं, तो ऐसे ही अवॉइड करते हैं कि डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। एंगल ए की वैल्यू चाहिए तो ऐड करना जरा, 70 और 40 110, और ये कितना हो गया भाई आपका 116। 180 में से गया तो कितना बचा 64 का जस्ट हाफ 32। ये आपका रिजल्ट हो गया। यहां पर हमें किसी भी डायग्राम की नीड नहीं थी। चलिए भाई, सवाल नंबर 18। टोटल 19 क्वेश्चंस के साथ हमें डील करना है, तो थोड़ी सी देर की बात है, पेशेंस बना के रखो। पीडीएफ इनकी आपको मिलेगी वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है, और वासु स्टडी IQ के आगे अगर आप डाउट ग्रुप भी लिख देते हैं तो वहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। देखना क्या कहा, त्रिभुज एबीसी में AC की वैल्यू 8.4 है, CM और BC की वैल्यू जो है वो 14 सेंटीमीटर है। 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं कोई एरर तो नहीं है। AB पर बिंदु PAB पर आपका एक बिंदु है। चलो देखते हैं एक बार, थोड़ा सा इश्यू लग रहा है इस सवाल में। देखो, इन ट्राइंगल ABC आपका ये ट्राइंगल हो गया, AC की वैल्यू 8.4, ठीक है, और CM एंड BC आर 14 सेंटीमीटर। अब ये CM कहां से उठा के लाया है, चलो इसको भी देखें। P इज पॉइंट ऑन AB, PAB के ऊपर एक पॉइंट है इस टाइप से कि जो CP की वैल्यू है वो आपकी, P पॉइंट आपका यहां पर AB पर ले लिया, CP की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एंगल ACP की जो वैल्यू है वो एंगल B के बराबर है। B का एंगल अगर थीटा है तो ACP की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, थीटा। जैसे ये मिलता है तो पता चल जाता है कि सवाल सिमिलरिटी से सोल्व होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP, आपसे पूछा है B से P तक की वैल्यू क्या होगी। चलो मैं आपको बताता हूं सिमिलरिटी कैसे लगेगी। कुल मिलाकर के 3 ट्राइंगल है यहां पर, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक सबसे बड़ा ट्राइंगल। अब देखो, इस ट्राइंगल का हिस्सा थीटा है और इस वाले ट्राइंगल का हिस्सा भी थीटा है, और सबसे बड़ा जो ट्राइंगल है उसमें भी ये थीटा आ गया, ठीक है। तो थीटा तो तीनों में ही है। अब अगर हम लोग बात करें एंगल A की, एंगल A इस ट्राइंगल का पार्ट है क्या, इसका पार्ट है नहीं, और एक एंगल A क्या है, सबसे बड़े ट्राइंगल का पार्ट। तो ये ट्राइंगल सबसे बड़े ट्राइंगल के बराबर होगा। अब इसमें थोड़ा सा बात को देखना, एंगल A की वैल्यू तो चलो दोनों में ही सेम है तो कोई इश्यू नहीं है।
एंगल ए के सामने ये साइड 11.2 है और एंगल ए के सामने ये वाली साइड आपकी BC है। BC की वैल्यू इसने क्या दे रखी है आपको यहां पर 14। ठीक, अब देखना दूसरी बात, आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के लिए देखना जरा, मैं क्या कर लेता हूं यहां पर, इस एंगल को मैं मान लेता हूं, ये जैसे पूरा का पूरा एंगल है, एक मिनट देखना, ये एंगल आपका थीटा, ये वाला एंगल आपका थीटा। बड़े वाले ट्रायंगल में एक एंगल तो आपका ये हो गया और एक एंगल आपका थीटा हो गया, ये ट्रायंगल बड़े वाले। अब देखना जरा, इस पूरे के पूरे एंगल को मैंने क्या ले लिया, बीटा नाम दे दिया। त्रिभुज ABC में पूरा एंगल C बीटा है। अब आपको पता है ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी ऐसा होगा, छोटे में एंगल A आ गया, थीटा आ गया, तो बचा हुआ एंगल क्या है भाई, बीटा। अब रिलेशन क्या लिखा जाता है, छोटा ट्रायंगल सबसे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, तो एंगल A के सामने यहां पर भुजा 11.2 है, तो यहां पर कितनी है, एंगल A के सामने 14। इस छोटे ट्रायंगल में इसके सामने की जो भुजा है आपके पास वो कितनी है, 8.4। क्लियर है। और इसके अंदर बीटा के सामने ये वाली जो साइड है क्वेश्चन मार्क प्लस AP निकल के आएगी। अब मेरे हिसाब से इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ पार्ट मिस है, जैसे AP की वो वैल्यू इसने आपको दी नहीं है, तो इसके बिना बात बनेगी नहीं। और हमें ये कंपलसरी हो जाता है कि इस एंगल को तो काम में लेना ही लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से यहां देखो क्या समस्या होगी, ये जो CM वाला जो शब्द है यहां पर कोई ना कोई पार्ट आपका मिसिंग है। अगर आपको ये भी कोई वैल्यू दे देता, जैसे 10 दे देता, तो सीधे सीधे आप क्या करते, क्वेश्चन मार्क प्लस 10 मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल लेते। सवाल ये इजी कैटेगरी के होते हैं, देखते ही इनको पता चलता है, जैसे डायग्राम बनता है तो पता चल जाता है कि ये सिमिलरिटी अप्लाई होगी, क्योंकि सिमिलरिटी के बेसिक्स में काम किया जाता है। तो चलो जो भी करेक्शन है वो आप देख लेना अपने हिसाब से, टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं है, तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। चलो भाई सवाल नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखना जरा इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कि ट्रायंगल ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, फिर AC पर बिंदु इस हिसाब से कि C बराबर 1/3 ऑफ AC, B और ED एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखना जरा क्या है भाई, एक ट्रायंगल लिया आपने ABC, ये हो गया ट्रायंगल आपका ABC। अब इसने आपको आगे एक बात कही कि BC का जो मिड पॉइंट है, BC का जो मिड पॉइंट है ये आपका D है, लिखा जा सकता है ये पार्ट और ये पार्ट आपका इक्वल होगा। AC पर बिंदु E इस हिसाब से दे रखा है आपको कि CE की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ AC। AC की वैल्यू को अगर मैं 3 मान लेता हूं या 3x मान लेता हूं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, मैंने रेशियो में AC की वैल्यू को 3 मान लिया, 3 रखेंगे तो C की वैल्यू 1 आ जाएगी, CE की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये कितनी बचेगी 2, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी आपने मानी 3। BE और जो AD है आपका, BE और AD जो है आपका वो एक दूसरे को कहां कट करते हैं, G पर। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया भाई, AG अपॉन में GD, AG अपॉन में GD। सवाल की कैटेगरी वेरी इजी में कब, अगर आपने मास पॉइंट थ्योरम पढ़ रखी है। मास पॉइंट थ्योरम जिस बच्चे को आती है उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। अब मास पॉइंट थ्योरम थोड़ा सा मैं अप्लाई करके बता देता हूं आपको, ये 1:1 है। मास पॉइंट थ्योरम पूरा कंप्लीट करवाना तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो होता है उसकी बात बता देता हूं कि ये जो रेशियो होगा ये आपका यहां चला जाएगा, इस पॉइंट पर वेट 2 होगा, इसकी लेंथ 1 है तो इस साइड पर वेट आपका 1 हो जाता है। मास पॉइंट में बिल्कुल अलग सेशन आपका एक लूंगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर वेट इसकी वजह से 2 हो रहा है, इसका मतलब इसको 2 मान ले तो बेहतर रहेगा। तो ये 2 है तो ये भी क्या बन जाएगा आपका 2। 2 और 2 की वजह से कंप्लीट वेट यहां पर आपका 4 हो गया, यहां पर वेट 1। अब ये जो 4 है ये आपका यहां चला जाएगा और ये जो 1 है आपका यहां आ जाता है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4:1। अब ये चीज मास पॉइंट थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो देखो इसमें चैलेंज है। रीजन ये है कि एक मास पॉइंट थ्योरम को कंप्लीट करवाने के लिए 1 घंटे की नीड होती है। अब मैं यहां पर आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूं कि जिन बच्चों ने सीजीएल का प्रीलिम्स दिया था, मेंस में बैठ रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीजें इनमें भी आपको डिफिकल्टी लग रही है तो ध्यान रखें,
आपकी तैयारी का वो लेवल नहीं चल रहा है अभी तक जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां जितनी भी चीजें आती है मैं कम से कम आपको यहां गो थ्रू तो करवा देता हूं कि एटलीस्ट ये वाला पार्ट आप पढ़ लो। अगर आप मेंस लिखने भी वाले हैं तो कम से कम आपका वहां पर ध्यान जाना चाहिए। अदरवाइज आप सिर्फ बुक्स से पढ़ते रहेंगे तो इतने में आपको लगेगा चलो बुक्स के सवाल 2 बार 3 बार 4 बार आपने कर लिए, लेकिन एग्जाम में जो पार्ट आपसे पूछा जा रहा है उसमें फिनिशिंग कैसे आएगी। तो कम से कम मेरे बताने का यही फायदा हो जाएगा कि आप मास पॉइंट थ्योरम सर्च कर सकते हैं। चलो भाई, कहीं भी बुक्स में देखें, यूट्यूब पर देखें, काम चला लें। 1 घंटे का लगभग सेशन होगा, वहां पर मैं आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं वो कवर करवा दूंगा। तो यहां पर आज के सेशन में इतना ही। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, ज्योमेट्री वाले सेशन अपने लंबे चलेंगे ही। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट किया करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन भी लगाना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। दूसरा, अगर आपको सेशन ठीक नहीं लगते हैं तो एटलीस्ट कमेंट करके ये रीजन तो बताएं कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ये सेशंस अच्छे नहीं लग रहे। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।